आज हमारा वैसे तो डिडक्शंस के टॉपिक का रिवीजन है और ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, इसलिए अपने विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम सीधा टॉपिक स्टार्ट करता है। सबसे रिक्वेस्ट ऑनलाइन वाले बच्चों से कि चैट बॉक्स में तभी कुछ लिखो जब बहुत अर्जेंट हो, नहीं तो देखने में टाइम चली जाएगी और टॉपिक 2 घंटे में फिनिश नहीं होता। सैलरी से बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। स्पीड कंट्रोल करने के लिए कोशिश करूंगा कि सब कुछ लिख लिख के बोलूं ताकि स्पीड कंट्रोल रहे। डिडक्शंस टॉपिक इज गवर्न बाय अंडर चैप्टर 6A। चैप्टर में ऐसे देख लो कि आपको ये पता होना चाहिए कि 5 हेड्स ऑफ इनकम इज इन चैप्टर 4। 5 हेड्स ऑफ इनकम इज इन चैप्टर 4, ये आपको पता होना चाहिए। ये हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले। बात बात ही कुछ मत पता करो कि चैप्टर 5 में क्लबिंग है, ये आपको जानने की दरकार ही नहीं है। चैप्टर 6 में सेट ऑफ है, ये भी आपको जानने की दरकार नहीं है। लेकिन चैप्टर 6A में डिडक्शंस है, ये ऑलरेडी सबको पता है, तो ये 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? ये दोनों बातों आपको पता होनी चाहिए। ये चैप्टर 4 में है 5 हेड्स ऑफ इनकम एंड चैप्टर 6A में है डिडक्शंस। डिडक्शंस तो लेके कुछ फंडामेंटल बातें हैं। पहली बात कि डिडक्शंस कैन नेवर एक्सीड जीटीआई, ये तो आपको पता ही है। दूसरी बात कि डिडक्शंस आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर से नहीं मिलेगा। इनसे नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर। ऑनलाइन गेमिंग से भी नहीं मिलेगा, और वर्चुअल डिजिटल एसेट से जो इनकम आई है उससे भी कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा। लॉटरी से भी आपको कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा। लेकिन डिडक्शंस आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन मशीनरी से मिल जाएगा, अवेलेबल, इनसे नहीं मिलेगा। बात क्लियर? तीसरी बात, डिडक्शंस में एक फिक्स पैटर्न है, एक एक सेक्शन आते जाएंगे और आपको 4 बातों का जवाब देना है। टू whom it is applicable, what are the conditions to be fulfilled, and what is the amount of deductions, और कोई छोटा मोटा नोट्स हो तो। ये 4 बातें हमें करनी है हर सेक्शन को। क्लियर? लेट्स स्टार्ट विथ ATC। सेक्शन ATC डील्स विथ, ये कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल या HUF यदि कोई स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर करता है या स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट करता है, तो जितना उन्होंने स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट किया है उतने तक का डिडक्शंस मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 1,50,000। ध्यान रखना, इसमें कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट की क्राइटेरिया नहीं है। बस इसमें यही समझना है कि कौन कौन से स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर है या इन्वेस्टमेंट है जिनके लिए डिडक्शंस मिल जाएगा, और इसलिए हमने कोड बनाया है। हमारा नया इन्वेस्टिगेशन उस फालतू लालू को पॉलिटिक्स रबड़ी ने सिखाया, संजय मुंद्रा। हाँ सर भी ला दू, सर संजय मुंद्रा सर ले लो। एज फॉर हाउसिंग लोन का यदि आप रिपेमेंट करते हो ना तो आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल अमाउंट का। हाउसिंग लोन की EMI में जितना इंटरेस्ट एलिमेंट है उसका तो डिडक्शन सेक्शन 24B में मिल जाएगा, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका डिडक्शन यहां मिल जाएगा। यदि आप कोई हाउस खरीदते हो, लोन पे नहीं अपने पैसे से खरीदते हो, तो उसका भी डिडक्शन यहां पे मिल जाएगा, लेकिन 1.5 लाख तक। ओके आपने
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट किया, एनएससी खरीदा है, तो डिडक्शंस मिल जाएगा। एनएससी इंटरेस्ट का भी डिडक्शंस मिल जाएगा, क्योंकि एनएससी इंटरेस्ट ऑटो इन्वेस्ट होते जाता है। एनएससी आज की डेट में 5 साल का टेन्योर का एक सर्टिफिकेट है, पोस्ट ऑफिस में पैसे डिपॉजिट करते हैं, 5 साल तक चलता है। तो फर्स्ट ईयर जितना इंटरेस्ट आया वो ऑटो इन्वेस्ट हो जाएगा, इसलिए उसका डिडक्शंस मिल जाएगा। सेम विथ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। लेकिन फिफ्थ ईयर का पैसा ऑटो इन्वेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो तो लास्ट ईयर है, वो आप विड्रॉ कर लोगे, तो फिफ्थ ईयर के इंटरेस्ट का आपको 80C में डिडक्शंस नहीं मिलेगा। तो एग्जाम में फिफ्थ ईयर बोले या लास्ट ईयर बोले, ध्यान रखना लास्ट ईयर के इंटरेस्ट का आपको 80C में डिडक्शंस नहीं मिलेगा। सब साथ में हो? इंफ्रा बॉन्ड तो खास पॉपुलर नहीं, इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यूलिप में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको डिडक्शंस यहां मिल जाएगा। यदि आपने एफडी खरीदी है 5 साल या उससे ज्यादा की, तो आपको यहां पे डिडक्शंस मिल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शंस यहां मिलेगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप दे सकते हो अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए यानी स्पाउस, और अपने बच्चों के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चाइल्ड डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका पहला बच्चा है कि 7वां बच्चा है, सब बच्चों के लिए यहाँ पे आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में खास बात यह है कि प्रीमियम कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू यदि पॉलिसी एज 4/12 के बाद की हो, और यदि पॉलिसी एज 4/12 के पहले की हो तो प्रीमियम कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, और हैंडीकैप्ड बंदा है तो प्रीमियम कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। इससे ज्यादा यदि आपका प्रीमियम एक्सीड करता है तो यहां पे डिडक्शंस नहीं मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंडिचर, इंडिया में आपने इसे कहीं पे भी पढ़ाया, इसका डिडक्शंस 80C में मिल जाएगा। फॉरेन में आपने उसे MBA करने भेज दिया है तो डिडक्शंस नहीं मिलेगा। यहां पे लिमिटेशन है मैक्सिमम 2 बच्चे, 2 ही बच्चों का यहां पे डिडक्शंस मिलेगा। पीपीएफ में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है वो 80C के लिए एलिजिबल है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं। नबार्ड में आपने कोई पैसे डिपॉजिट किए नबार्ड बॉन्ड में तो आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में आपने पैसे लगाए हैं तो डिडक्शंस मिल जाएगा। सुपर एन्युएशन फंड में यदि आपने पैसे लगे हैं तो आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड में यदि आपने पैसे लगाए हैं तो आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। एंड यदि सुकन्या समृद्धि प्लान में आपने पैसे लगाए हैं तो आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। ओके तो ये वो स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट की शॉर्ट करके लिस्ट है, इसको और शॉर्ट मत करना, इतना तो याद रखना, कोड याद रखना। हमारा नया इन्वेस्टिगेशन, उस फालतू लालू को पॉलिटिक्स रबड़ी ने सिखाया, संजय मुंद्रा सर। ओके इसमें एक छोटी सी बात है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉक इन पीरियड। ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना, इसको आप बेच नहीं सकते। यदि आप बेचेंगे तो आपका डिडक्शंस रिवर्ट हो जाएगा। जैसे जिस हाउस के लिए आपने डिडक्शंस लिया उसको आप 5 साल तक नहीं बेच सकते। जिस इंफ्रा बॉन्ड के लिए आपने डिडक्शंस लिया है उसको आप 3 साल तक नहीं बेच सकते। जिस यूलिप में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे आप 5 साल तक नहीं बेच सकते। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए आपने डिडक्शंस लिया है तो आप 2 साल तक उसको सरेंडर नहीं कर सकते, मर सकते हैं, सरेंडर नहीं कर सकते। यदि आपने ऐसा किया तो पुराना डिडक्शंस रिवोक हो जाएगा और आपकी करंट ईयर की इनकम मान ली जाएगी। ध्यान रखते हैं जितना भी आपको स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट करना है ये बाई एंड ऑफ प्रीवियस ईयर कर देना है। आप सोचेंगे हम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पे कर देते हैं, डिडक्शंस नहीं मिलेगा। डिडक्शंस मिलेगा बाय एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर तक ही पैसे जमा करने पड़ेंगे। ठीक है ओके ये हो गया 80C का समरी।
आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट्स आउट नहीं है. इट वॉज अ जेन्युइन रिविजन. आगे बढ़े. ATCCC हमने इसको कोड दिया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ तो छोड़ो. ओके. ATCCC कहता है यदि कोई भी इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस एन्युटी प्लान में या अटल पेंशन योजना, इन सब में कोई पैसे डिपॉजिट करता है, एन्युटी प्लान, अटल पेंशन योजना, आपने इन सब में इन्वेस्टमेंट किया है, तो जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है डिडक्शंस मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम. ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट है ना, ATC में नहीं था. योर इन्वेस्टमेंट मस्ट बी आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम. फिर आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है सबका डिडक्शंस मिल जाएगा, मैक्सिमम 1.5 लाख. इसमें छोटी सी बात और यदि याद रह जाए तो अच्छी बात है, जहां मैं पूछा तो नहीं है, कि जब इस एन्युटी प्लान से आपको पेंशन मिलेगा, पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम सच एन्युटी प्लान shall be taxable in the hands of recipient. तो जब भी आपको पेंशन मिलेगा उस समय जिसको मिला उसके हाथ में टैक्सेबल होगा. ओके. हम लोग आ जाते हैं अगले सेक्शन में. ATCCD हमने सुना, हम दिया है कर्मचारी कॉन्ट्रीब्यूशन दो, कर्मचारी कॉन्ट्रीब्यूशन दो. ठीक है, आगे बढ़ते जाए. कर्मचारी मतलब ये प्रोविजन ही एप्लीकेबल है जनरली एम्प्लॉइज के ऊपर, लेकिन कोई जरूरी नहीं एम्प्लॉइज हो, कोई भी हो सकता है. मैं भी ATCCD का डिडक्शन क्लेम करता हूं अपनी फाइल में. प्रोविजन क्या है? इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल. ध्यान दीजिएगा, कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट की बात तो अभी तक आ ही नहीं रही है. सी मतलब कोरा, कोरा मतलब समझ लो, कोरा, कोरा मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का चाप ही नहीं है. पूरी सी सीरीज में रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का चाप नहीं है. ये डी से आएगा, डी से चाप आना शुरू होगा इसका. एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल. करना क्या है, आपने न्यू पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन किया है, एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया है, इसको नेशनल पेंशन स्कीम बोलते हैं. जब नया आया था तो न्यू पेंशन स्कीम बोलते थे, पॉपुलरली नोन एज एनपीएस. जितना कंट्रीब्यूशन करोगे उतने का डिडक्शंस. पहले हम लोग एम्प्लॉय को पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं. एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉयर ने जितना कंट्रीब्यूशन किया, ध्यान दीजिएगा, उसका ATCCD 2 में डिडक्शंस मिलेगा मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी. और एम्प्लॉय ने जितना कंट्रीब्यूशन दिया, ध्यान दीजिएगा, उसका ATCCD 1 में डिडक्शंस मिलेगा मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी. यहां पे सैलरी मतलब बेसिक प्लस DA प्लस बेसिक प्लस DA, कमीशन भी है क्या? बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. इतना ही मैक्सिमम आपको डिडक्शंस मिलेगा. ध्यान दीजिएगा, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इस साल ये पूछने की चांसेस ज्यादा है. यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए सेक्शन ध्यान दीजिएगा, ATCCD 2 में 14% ऑफ सैलरी तक का डिडक्शंस मिलेगा. और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के लिए भी ATCCD 1 में 10% ऑफ सैलरी का डिडक्शंस मिलेगा. किसके लिए बात हो रही है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों. सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 14% पहले से ही था, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 14% इस साल आया है. यदि आप हमारी तरह सेल्फ इंडिविजुअल हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर तो दे नहीं रहा है, जो दे रहे हो आप दे रहे हो. तो एसएससी कंट्रीब्यूशन के लिए ATCCD 1 में, ध्यान दीजिएगा सेक्शन क्लॉज है इसका, ATCCD 1 में आपको मैक्सिमम 20% ऑफ GTI का डिडक्शंस मिल जाएगा. 20% ऑफ GTI, सैलरी तो है नहीं ना, तो 20% ऑफ GTI का डिडक्शंस मिल जाएगा. इतना सेक्शन ध्यान क्यों दिलाया मैंने आपको?
क्योंकि ATCCD1 जो है उसका डिडक्शंस ओल्ड रिजिम में मिलेगा और न्यू रिजिम में नहीं मिलेगा, और ATCCD2 यानी एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शंस ओल्ड रिजिम में भी मिलेगा, न्यू रिजिम में भी मिलेगा। ठीक है, ओके। आगे बढ़े, 80D में आ जाते हम लोग, नहीं 8 सेक्शन रह गया। ATCCH, इसका हमने कोड बनाया करमवीर। मैं अपना कभी के तो यूज करता नहीं, तो मैं हमेशा सी यूज करता हूं जब मुझे का यूज करना रहता है। तो मैंने लिखा करमवीर करो हिफाजत, करो हिफाजत। वो तो है ही देश की रक्षा के लिए, हम लोग है पैरासाइट्स, वो तो है ही देश की रक्षा के लिए। तो करमवीर करो हिफाजत, ये प्रोविजन क्या कहता है? ये कहता है कि यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के करमवीर, कौन सा वो प्लान, क्या हो, करमवीर ही तो प्लान है, अग्निपथ, एप्लीकेबल टू अग्निपथ एम्प्लॉइज। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफेंस के एम्प्लॉइज है। करना क्या इनको? इनको करना है कि अग्निपथ फंड में इनको कंट्रीब्यूशन देना है। ठीक है, डिडक्शंस बहुत सिंपल है। एम्प्लॉयर ने जितना कंट्रीब्यूशन किया, ध्यान दीजिएगा, ATCCH2 में उसका 100% डिडक्शंस है, जितना कंट्रीब्यूशन दिया पूरा डिडक्शंस। और एम्प्लॉय ने जितना कंट्रीब्यूशन दिया, ध्यान दीजिएगा, ATCCH1 में उसका 100% डिडक्शंस है। यानी जितना एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन दिया वो भी, और जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन दिया वो भी 100% डिडक्शंस है। टू बी नोटेड, जब ATCCH2 की बात आएगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, तो उसका ओल्ड रिजिम में भी डिडक्शंस है, न्यू रिजिम में भी डिडक्शंस है। लेकिन जब ATCCH1 की बात आएगी, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, तो ओल्ड रिजिम में डिडक्शंस है, न्यू रिजिम में डिडक्शंस नहीं है। साथ में अब बीच में आ गया ATCCE। ATCCE ये कहता है कि ATCCD1 और ATCCD1 in excess of 50,000, इन तीनों का मिला के मैक्सिमम डिडक्शन कैन बी 1,50,000, 1,50,000। यानी एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS, लाइफ इंश्योरेंस एन्युटी प्लान और ATC के वो स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट, इन सब का मिला के आपको मैक्सिमम 1.5 लाख का डिडक्शंस मिलेगा। आप ऐसे समझो, पहले आप GTI निकाल लेना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। पहले आप GTI निकाल लेना, हाँ अग्निवीर, राइट, अग्निपथ नहीं अग्निवीर। उसके बाद ATC का डिडक्शंस इनर कॉलम में रखो, ATCCC का डिडक्शंस इनर कॉलम में रखो, ATCCD1 का कंट्रीब्यूशन पहले 50,000 रुपया बाहर में रखो, बैलेंस यहां पे रखो, और ये तीनों मिला के ATCCE लगेगा और मैक्सिमम डिडक्शंस आएगा 1.5 लाख। यानी ये तीनों मिला के आप 2 लाख से ज्यादा डिडक्शंस नहीं ले सकते, और हम लोग ये 2 लाख ही क्लेम करते हैं। उसके बाद ATCCD2, ये तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, ये आप पूरा ले लीजिए। और ATCCH1 ये ATCCE से गवर्न नहीं है, ये आप जितना लेना है लो ले। करो कंट्री की हिफाजत, पूरा ले लो आप। आई होप ये चार्ट आपके काम आएगा। क्लियर है? ATC सीरीज से बाहर आते हैं और हम लोग आते हैं 80D में। 80D का हमने कोड बनाया दवा। ये सेक्शन कहता है कि यदि आप इंडिविजुअल या HUF है, ध्यान दीजिएगा,
रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट की बातें नहीं आ रही है। रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट की बात आएगी जब मेरा कोड स्टार्ट होगा, 2 देसी ATDD, ये मेरा कोड है। वो क्या दवा दारू ये सब बच्चा लोग का कोड होता है, ये सब मेरे कोड नहीं है। मेरा कोड है 2 देसी, जो बच्चों को डायरेक्टली सपोर्ट करता है। ये देसी वाली बात डबल डी से ही आएगी। डबल डी के पहले जितने भी सेक्शंस है उसमें रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का कोई लोचा नहीं है, ठीक है। ATD क्या कहता है? ATD कहता है यदि आप इंडिविजुअल HUF है, आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम परचेज किया, पे किया है प्रीमियम, या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ कंट्रीब्यूशन में आपने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आपने 5,000 रुपये तक का पेमेंट किया है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मतलब जो हम लोग घर में बुलाते नहीं भैया ब्लड टेस्ट कर दो, ये वही है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, घर घर में पॉपुलर है। इसका मैक्सिमम 5,000 ही लिमिट है। 5,000 पर हेड, मतलब मेरा 5,000, वाइफ का 5,000, पापा का 5,000, सबको डिडक्शंस मिलेगा। तो ATD में 5,000 तो सबको ले ही लेना चाहिए, फ्री का डिडक्शंस है। तो आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ कंट्रीब्यूशन किया है, हेल्थ फंड में कंट्रीब्यूशन किया, या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किया है, तो आपको डिडक्शंस मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, इनमें से आपको जो भी करना है ना जरूर करिए, बट आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये दोबारा आया है, आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये पहले कहां आया था याद है क्या? ये पहले कहां बोल के गए थे? ये पहले बोले थे 80CCC में, लाइफ इंश्योरेंस एन्युटी प्लान। अभी दोबारा बोल रहे थे इसमें ATD में, आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम आप पे करिए। तो जितना आपने पे किया उतने का डिडक्शंस, बट मैक्सिमम 25,000 प्लस 25,000। और यदि इंश्योर्ड पर्सन सीनियर सिटीजन है, इफ इंश्योर्ड इज सीनियर सिटीजन, SSC नहीं, इंश्योर्ड इज सीनियर सिटीजन, तो 50,000 प्लस 50,000। ये दो क्यों है? क्योंकि यहां पे फैमिली नंबर 1 और फैमिली नंबर 2 की बात हो रही है। फैमिली नंबर 1 में आता है SSC खुद, उसकी स्पाउस और उनके टाबरे, टाबरा 1, टाबरा 2, टाबरा 3, जितने टाबरे बैठाने बैठा दो, नो इशू, बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये हुआ फैमिली 1। और फैमिली 2 में कौन है? फैमिली 2 में है मम्मी पापा, मम्मी पापा। ये टाबरे का 3 टाबरे बना के मैंने आपको बता दिया, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये टाबरों को हाथ में पकड़ा के या कंधे पे बैठा के मैंने आपको बता दिया, द टाबरे मस्ट बी डिपेंडेंट। और मम्मी पापा को अलग सेपरेट आराम से रहते हुए दिखा दिया, ताकि ये दे नीड नॉट टू बी डिपेंडेंट, दे मे बी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ओनली द टाबरा नीड टू बी डिपेंडेंट। वाइफ के लिए तो डिपेंडेंट वर्ड यूज करना ही बेवकूफी है। आबेल मुझे मार, नहीं तू मेरे पे डिपेंडेंट है, भी देख आबेल मुझे मार। तो आओ, तो एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड HUF कंडीशन ये है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आपने कोई भी पैसे दिए हैं आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम, तो आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। फैमिली 1 के लिए 25,000, फैमिली 2 के लिए 25,000। ओके ओके। ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ कंट्रीब्यूशन है ना, ये पेरेंट्स लिए एप्लीकेबल नहीं है। मुझे नहीं लगता ये सब छेड़ेगा आपको एग्जाम में, लेकिन मैंने बता दिया, ये सिर्फ फैमिली 1 के लिए है। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आपको 5,000 तक की डिडक्शंस मिलेगा। एक और इसमें कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पेमेंट मस्ट बी मेड वाया चेक। यदि आपने कैश में पेमेंट कर दिया तो आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा। पेमेंट मस्ट बी मेड वाया चेक। परंतु आप और हम समझते हैं कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते समय कौन इतना सोचता है, ए भाई ब्लड टेस्ट बोले डॉक्टर बाबू,
कितना? 400 रुपया। वॉलेट निकाला, 400 रुपया दिया, फटाफट टेस्ट कराया। Therefore this can be in cash also. लेकिन बाद बाकी मस्ट बी वाया चेक। और टू बी नोटेड, सरप्राइजिंगली यहाँ पे चेक मतलब अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट जरूरी नहीं है। यहाँ पे बेयरर चेक भी चेक ही माना जाएगा। चलो ठीक है, 80D के बाद आते हैं। अगला सेक्शन है 80DD। 80DD क्लास की स्पीड, सुदिननेस के बारे में 2 मिनट कमेंट कर दो। या भाई अच्छा जा रहा है तो भाई हम इसी में चलते रहेंगे। 80DD इसका हमने कोड बनाया 2 देसी। ये ज्यादा रेलिवेंट कोड है। वैसे डिजेबल डिपेंडेंट तो अपेरेंटली इसका पूरी राम कहानी खोल देता है, लेकिन 2 देसी से क्या होता है, रेसिडेंट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। डिजेबल डिपेंडेंट कहता क्या है सेक्शन कि यदि आप रेसिडेंट, इंडिविजुअल या एचयूएफ है, पहली बार आया रेसिडेंट, यदि आप रेसिडेंट, इंडिविजुअल या एचयूएफ है और आपका कोई रिलेटिव, ध्यान रखिएगा, आपका कोई डिपेंडेंट रिलेटिव, आप नहीं, आपका कोई डिपेंडेंट रिलेटिव सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, तो फिर आपको फिक्स डिडक्शंस मिल जाएगा 75,000। और यदि वो सीवियर डिसेबल है, मतलब उसकी डिसेबिलिटी 80% और मोर है, तो फिर आपको डिडक्शंस मिल जाएगा 1,25,000। डिसेबिलिटी मतलब ही होता है 40% और मोर, और सीवियर डिसेबिलिटी मतलब होता है 80% और मोर। 10-15% तो आप और हम सभी डिसेबल है, 40% और मोर, इसलिए मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है 80DD क्लेम करने के लिए सीधा। इसमें कई सारी छोटी छोटी बातें ध्यान देने लायक। यदि ये एसएससी है और इसके 2 टाबरे हैंडीकैप्ड है, तो इसको डिडक्शन सब मिला के 75,000 ही मिलेगा, 1.5 लाख नहीं मिलेगा। यदि ये एसएससी है और ये इसकी वाइफ है, दोनों अर्निंग है और इनके 2 टाबरे, दोनों हैंडीकैप्ड है, तो ये इसके लिए 75,000 क्लेम कर ले और ये इसके लिए 75,000 क्लेम कर ले, चलेगा। ये एक एसएससी है और ये इसकी वाइफ है, ये दोनों मस्त है, परंतु इनका टाबरा हैंडीकैप्ड है। अब इसके लिए या तो हस्बैंड जी 75,000 क्लेम कर ले या फिर वाइफ जी 75,000 क्लेम कर ले। बोथ कैन नॉट क्लेम 75 ईच। ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस की तरह नहीं है कि बच्चा तो हमारा कॉमन है तो हमें भी 100 रुपया डिडक्शंस दीजिए, हमारा 100 रुपया भी डिडक्शंस दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की बात ही नहीं हो रही है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस से ही आपके कितने टाबरे हैं, बस डिडक्शंस। यहाँ पे बोला जा रहा है ये टाबरा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। टाबरा आप लोग दोनों का है मुझे पता है, बट ये बताइए किसके ऊपर डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट मतलब सब्सटैंशियली डिपेंडेंट। वैसे तो बच्चा दोनों पे डिपेंडेंट है, सब्सटैंशियली यदि आप बोलेंगे 50% मेरे ऊपर 50% उसके ऊपर, तो दोनों को डिडक्शंस नहीं मिलेगा। आपको बोलना पड़ेगा 60% मेरे ऊपर 40% उसके ऊपर, तो 60% वाले को मिल जाएगा। 50-50 वाला ड्रामा करोगे दोनों हाथ से चले जाओगे। ओके 80DDB डरावनी बीमारियां। ये कोड मैंने बहुत पहले बनाया था जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था। अब इसका मैंने कोड बना दिया 2 देसी बीमार। समय के साथ सब चेंज होना चाहिए। 2 देसी बीमार। 2 देसी बता रहा है इट इज एप्लीकेबल टू रेसिडेंट, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। कंडीशन ये है, आप खुद ध्यान दीजिएगा, आप खुद या आपका कोई डिपेंडेंट रिलेटिव, डिफरेंस क्लियर है ना, आपका कोई डिपेंडेंट रिलेटिव सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड डिजीजेज, सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड डिजीजेज,
यार ये बच्चे ना ये SUFF में मैं तो व्हाट्सअप करके खराब कर देंगे दम। ये SUFF क्या है? सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड डिजीज लाइक कैंसर, एड्स, पार्किंसंस, ऐसी खतरनाक बीमारियों से आप सेफर कर रहे हो तो आपको डिडक्शंस मिलेगा कितना? 40,000। लेकिन यदि पेशेंट सीनियर सिटीजन है तो 1.5 लाख तक का डिडक्शंस मिलेगा। SSC सीनियर सिटीजन नहीं, पेशेंट सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख तक का डिडक्शंस मिलेगा। वो मैंने 1.5 लाख ले दिया बाई मिस्टेक, 1 लाख तक का डिडक्शंस मिलेगा। बोल देना भाई, बच्चे एग्जाम में 1.5 लाख लेके चले आएंगे, 1 लाख का डिडक्शंस मिलेगा। इसमें जरूरी है कि आप खर्च करें। ये 80DD की तरह नहीं है कि बस हैंडीकैप्ड है 75,000 का डिडक्शंस। 80DD में आपको खर्च करना पड़ेगा इनके इलाज के लिए। तो आपने जितना खर्च किया और 40,000 विच एवर इज लोअर उतने का डिडक्शंस मिल जाएगा। पेशेंट सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख। इसमें खासियत क्या है? DDB का मैंने बंगाली में कोड बनाया। हमारे बंगाली में बोलते हैं डिडक्शंस दिए बाद दाओ। मैं बंगाली लिख सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, दिए ऐसे लिख सकता हूँ। डिडक्शंस दिए बाद दाओ है। ये भाई बहुत मेहनत से लिख रहा हूँ, प्लीज बोल देना अच्छा ही लिखा है। डिडक्शंस दिए बाद दाओ है। यहाँ पे कोई बंगाली जानता है जिसको? साक्षी खुद बैठी है। छी 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 छी, ये लोग सब पकड़ लेंगे मेरी गलतियां। तो डिडक्शंस दिए बाद दाओ ये कहता है कि यदि आपको एम्प्लॉयर से कोई कंट्रीब्यूशन मिल गया, एम्प्लॉयर से कोई रिम्बर्समेंट मिल गया इन बीमारियों के इलाज के लिए, या आपको कोई मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम मिल गया इन बीमारी के इलाज के लिए, तो जितना आपको एम्प्लॉयर से रिम्बर्समेंट मिला या जितना आपको मेडिकल क्लेम मिला उतना आपके डिडक्शन से माइनस हो जाएगा। डिडक्शंस अवेलेबल। इसको एक बार प्यार से समझ लो ना यार। ये सपोज मिस्टर H है, कैंसर से पीड़ित है, बॉस को एप्लीकेशन डाला हुआ है कि बॉस बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा पैसे दो। बॉस बोलता है देखेंगे, और मीनवाइल इसका इलाज तो रुकेगा नहीं, इलाज चल रहा है। इस साल इसके इलाज पे खर्चा हो गया करीबन 70-80 1.5 लाख रुपए खर्चा हो गया। बॉस ने ईयर एंड में जाते जाते इसको 20,000 रुपया रिम्बर्समेंट कर दिया। बोला मेरी तरफ से 20,000 ले लो। कैसा मतलब इन यू मैंने 20,000 रुपया दिया, कोई बात नहीं। इसका अभी भी 1,30,000 जेब से लगा है। लेकिन इनकम टैक्स देखो क्या बोलेगा? इनकम टैक्स बोलेगा डिडक्शंस मिलेगा आपको 40,000, और सिंस आपके बॉस ने आपको 20,000 रुपया दे दिया है तो अब आपको डिडक्शंस मिलेगा 20,000 ओनली। यही डिडक्शंस आपको मिलेगा। ओके ओके। नेक्स्ट 80DDB के बाद आते हैं 80D सीरीज खत्म। अच्छा 80D सीरीज में सब में 2 था, 2 2 2, यानी 80D में जो भी है इंडिविजुअल HUF के ऊपर एप्लीकेबल है। आई रिपीट, 80D में जो भी है वो इंडिविजुअल HUF पे एप्लीकेबल है। अब आइए 80E। 80E मतलब E फॉर मैंने कोड बनाया एजुकेशन, इंडिविजुअल, इंटरेस्ट, इनफाइनाइट, 8 years, ये सब मैंने कोड बनाया इसके लिए, और ये मिला के सेक्शन है। 80E कहता है कि यदि आप इंडिविजुअल है तो आपने हायर स्टडीज लिए ऑफ हिमसेल्फ और रिलेटिव, आपने अपनी पढ़ाई के लिए या रिलेटिव के लिए आपने लोन लिया है फ्रॉम चैरिटेबल ट्रस्ट और बैंक। असल तो इसका एडू लोन का बैंक में ऐड आने लग गया, टीवी में ऐड आने लग गया। एडू लोन के लिए आपने बैंक से लोन लिया है। मैंने पहली बार देखा एडू लोन का टीवी में ऐड। कोई देना ही नहीं चाहता, कोई बैंक एडुकेशन लोन देनी नहीं चाहती। टीवी में ऐड कैसे आया? तो सरकार ने टीवी में ऐड चलाया। सरकार चाहती कि सब पढ़ लो,
तो सरकार ने टीवी में ऐड चलाया कि 4 लाख तक का विदाउट सिक्योरिटी लोन मिल जाएगा। बस स्कूल का सर्टिफिकेट लाइए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट लाइए कि ये बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन ले रहा है, 4 लाख तक का लोन विदाउट गारंटी। वाह, उसके ऊपर भी मिल जाएगा, उसमें थोड़ा सिक्योरिटी गारंटर मानेगा। 4 लाख तक का तो विदाउट गारंटर। ओके तो आपने हायर स्टडीज लिए एजुकेशन लोन लिया है फ्रॉम बैंक और चैरिटेबल ट्रस्ट एंड यू आर पेइंग इंटरेस्ट आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम। दो, ये तीसरी बार आ गया। यू आर पेइंग इंटरेस्ट आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो जितना आपने इंटरेस्ट पे किया है उतने का आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। डिडक्शंस कितना मिलेगा? इंटरेस्ट सो पेड। कोई लिमिट नहीं है, इसलिए हमने यहां पे बनाया ई फॉर इनफाइनाइट। कोई लिमिट नहीं है। यदि आपने कोई 2 करोड़ का लोन लिया और आप कोई 22-23 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो 22-23 लाख तक का डिडक्शंस मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो एसएससी is an individual, he borrowed money from bank or charitable trust or financial institution for higher studies of himself or relative, then whatever interest he pays out of taxable income shall be eligible for deductions. ये डिडक्शंस है ना, ये 8 years तक मिलेगा। डिडक्शंस अवेलेबल फॉर 8 years। 8 years कहां से? 8 years starting from the year when first interest paid। जब आपने अपना पहला इंटरेस्ट पे किया वहां से 8 साल। ध्यान दीजिएगा, यहां पे इंटरेस्ट पे करने पे डिडक्शंस है, इंटरेस्ट पे करने पे डिडक्शंस है, वो भी आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम। इंटरेस्ट अक्रूड का डिडक्शंस यहां नहीं मिलता। 80EEA 80EEB मैं नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये थोड़े से ऑब्सोलीट सेक्शन हो रहा है। ये इंडिविजुअल का इकलौता अफोर्डेबल हाउस, टैक्स म्यूजिक में कवर करूंगा। ये इंडिविजुअल का इकलौता बिजली कार, दोनों में इंटरेस्ट का 1.5 लाख तक का डिडक्शंस है। दोनों में इंटरेस्ट अक्रूड का डिडक्शंस है यहां पे। लेकिन मेरे अनुसार ये ऑब्सोलीट सेक्शन है। क्यों? क्योंकि यहां पे लोन लेना पड़ेगा 31/3/22 से पहले पहले, और यहां पे लोन लेना पड़ेगा 31/3/23 से पहले पहले। तो ये दोनों सेक्शंस मुझे लगता है एग्जाम्स में फिल्टर आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पूछ भी लिया तो इतना याद रखना, क्या इंडिविजुअल का इकलौता अफोर्डेबल हाउस 45 लाख तक का घर और इंडिविजुअल की इकलौती बिजली कार, नो लिमिट, जितने की भी लोन लो, इंटरेस्ट डिडक्शंस मिलेगा मैक्सिमम 1.5 लाख। ठीक है, 80E के बाहर आते हैं। ई में 3 सेक्शन थे और तीनों इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल थे और तीनों पे ही इंटरेस्ट का डिडक्शन था। कितना सिस्टमैटिक है यार, है ना। ई के बाद आइए, एफ कुछ होता नहीं है, 80G ग्रांट, डोनेशन। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल। देखो भैया, डोनेशन के नाम पे किसको मना करे? सबको डोनेशन देने की इच्छा है, हाँ तो दो, डिडक्शंस लो, एप्लीकेबल टू ऑल। कंडीशन, आपको स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देना है। बस इतना ध्यान रखिएगा, डोनेशन इन काइंड नहीं हो सकता, इन काइंड हो ही नहीं सकता। तो आप सोचेंगे डोनेशन के नाम पे मैं चावल की बोरी भिजवा दूं, डिडक्शंस नहीं मिलेगा। इन कैश भी आप डोनेशन दे सकते हो मैक्सिमम 10,000 तक। 10,000 ही तो है लिमिट, हाँ 2000। चल तेरी बात मान ली, तेरी बात मान ली बॉस। मैक्सिमम 2,000 तक, कहाँ 10,000 का जमाना ही नहीं रहा। मैक्सिमम 2,000 तक आप कैश डोनेशन दे सकते हो। बात बात ये आप चेक डोनेशन दे सकते हो और कुछ नहीं भाई। बात बात ये आप चेक से दीजिए या इलेक्ट्रॉनिक मोड से दीजिए, आप इस तरीके से डोनेशन दे सकते हो। जितना डोनेशन देंगे उसका 100% या 50% डिडक्शंस मिल जाएगा।
इतना आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। इसमें 100, इसमें 50, ये डिपेंड करता है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसको आपने डोनेशन दिया है। यहां पे एक लिमिट का चक्कर है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लिमिट एप्लीकेबल है, और जहां लिमिट एप्लीकेबल है वहां पे आप मैक्सिमम डोनेशन दे सकते हो 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई का। मैक्सिमम डोनेशन कैन बी 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। ओके, आगे बढ़े। यहां पे एडजस्टेड जीटीआई क्या है? तो एडजस्टेड जीटीआई पहली बार आया, एडजस्टेड जीटीआई, दिस इज जीटीआई माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर माइनस ऑल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एक्सेप्ट 80G। ये हो गया आपका एडजस्टेड जीटीआई। मैक्सिमम डोनेशन कैन बी 10%। इस साल इसमें छोटा सा अमेंडमेंट आया हुआ है, वो आप थोड़ा ध्यान रख लो तो अच्छी बात है। वो अमेंडमेंट ये है कि पहले इसमें गांधी खानदान के 3 होनहार फंड भी थे, इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड और राजीव गांधी मेमोरियल फंड, ऐसे कुछ 3 थे। और तुम्हें समझ में आ ही रहा मोदी सरकार क्या कर रही है, इन तीनों को हटा दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये तीनों 50% विदाउट लिमिट के लिए एलिजिबल थे, जिस तीनों को अब हटा दिया गया। तो अब ये जो डोनेशन होते हैं ना, इसमें 4 कैटेगरी होती है, 100% लिमिट, 50% लिमिट, 50% नो लिमिट, 100% नो लिमिट। तो 50% लिमिट में अब सिर्फ एक ही रह गया, ये 3 को हटाने के बाद एक ही रह गया। नहीं, 50% नो लिमिट में, 50% नो लिमिट में इन 3 को हटाने के बाद अब एक ही रह गया, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। ये बात चेक कर लेना, हाँ नाम सही बोल रहा हूं ना। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड इकलौता रह गया जिसमें 50% नो लिमिट है। इसलिए ये एग्जाम में पूछने का थोड़ा सा उनका बनता है कि उठा के पूछ लिया, क्योंकि इकलौता पड़ा है। ठीक है, 100% लिमिट में भी बस एक ही है, लोकल अथॉरिटी फॉर फैमिली प्लानिंग। तो ये पूछने का आश्चर्य मत करना कि यार ये कहां से पूछ लिया यार। तो ये दोनों अपने आप में एक्सक्लूसिव है, इकलौते बचे। बात बाकी 50% लिमिट में बहुत सारे हैं और 100% नो लिमिट में बहुत सारे हैं। कौन सा पूछे नहीं, चिंता ही मत। पीएम केयर्स फंड तो इधर आ जाए ना, 100% नो लिमिट में। पीएम केयर्स, क्लीन गंगा, स्वच्छ भारत, नेशनल डिफेंस फंड, ये सब तो यहाँ आ गया। ये तो बड़े बड़े सेक्शंस है, ये तो ऐसे भी याद रहते हैं। तो मैंने आपकी 4 में से 2 कैटेगरी का एक एक बता दिया, जिसमें एक एक ही है। बाकी में और भी है भैया, तो एक बार तो लिस्ट देखना ही पड़ेगा, थोड़ा सा तो आपको समझदारी से काम करना ही पड़ेगा। एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझिए। मिस्टर एच का सैलरी इनकम है 50 लाख रुपए, पीजीबीपी इनकम है 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए इनकम है। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है 2 लाख रुपए, हाँ, और आईफॉस में इनकम है 4 लाख रुपए, लेकिन लॉटरी में इसी इनकम है 10 लाख रुपए, कैपिटल गेन में इनकम है 40 लाख रुपए। सब मिलाते बहुत पैसे वाला है। इनकम है 5 2 7 7 1 8 120 122, 1 करोड़ 22 लाख रुपए कमाता है। इसने इस साल लाइफ इंश्योरेंस एन्युटी प्लान लिया है 1 लाख का, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 1 लाख का। इसने इस साल एनपीएस में पैसे डाले हैं 1 लाख के। इसने इस साल मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है अपने लिए 1 लाख रुपया, सब में 1 लाख रुपया पे किया। इसके अलावा इसने काफी सारे डोनेशन दिए, क्लीन गंगा फंड,
₹2,00,000 बीजेपी पार्टी का बंदा है, क्लीन गंगा फंड में दिया है। नेशनल डिफेंस फंड में पैसा दिया है ₹2,00,000। लोकल अथॉरिटी फॉर फैमिली प्लानिंग दिया है ₹1,00,000। लोकल अथॉरिटी फॉर फैमिली प्लानिंग, थोड़ी हैंड राइटिंग ठीक कर देता हूं, लोकल अथॉरिटी फॉर फैमिली प्लानिंग। इसने इंदिरा गांधी वाले फंड में भी पता नहीं क्यों पैसे डाल दिए ₹1,00,000। और इसने 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 बस इतना ही दिया। जनरल डोनेशन दिया है ऑर्गेनाइजेशंस को 4, 5, 7 लाख का। ये आपसे पूछ रहा है बताओ क्या करना है। जनरल मतलब किसी ऐसी एनजीओ को दे दिया है। ओके, तो हम बोलेंगे आइए शाम शुरू करते हैं। जीटीआई आपका आ गया 122 लाख, सोल्यूशन शुरू। हाँ, 122 लाख। एटीसी में आपको डिडक्शंस मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 1 लाख। एटीसीसीसी में आपको मिलेगा एन्युटी प्लान के लिए 1 लाख। और एटीसीसीडी एनपीएस में आपने डाले हैं कितना? 1 लाख। 1 लाख तो 50,000 तो हम दे देते आपको यहाँ पे, और 50,000 लिमिट के अंदर डाल देते हैं। ये सब मिला तो हुआ 2.5 लाख। डिडक्शंस मिलेगा 1.5 लाख, सब साथ में। उसके बाद आपने क्या किया? आपने एमआईपी किया है, एटीडी, इसके लिए आपको 25,000 का डिडक्शंस मिल गया, क्योंकि आपने खुद के लिए दिया, पप्पा के लिए तो दिया नहीं। अब आ जाते एटीजी में। एटीजी में आपने क्या किया? आपने नेशनल डिफेंस फंड को, ये क्या था? क्लीन गंगा फंड। क्लीन गंगा फंड के लिए 100% डिडक्शंस ले लीजिए, कोई लिमिट की बात ही नहीं है, 2 लाख। नेशनल डिफेंस फंड के लिए कोई लिमिट की बात नहीं है, 100% डिडक्शंस ले लीजिए, 2 लाख। लोकल अथॉरिटी फैमिली प्लानिंग के लिए 100% डिडक्शंस है, लेकिन लिमिट है, तो यू नीड टू वेट। इंदिरा गांधी फंड तो भैया आप क्वालिफाई नहीं करता है तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए। और जनरल के लिए 50% मिलता है, लेकिन लिमिट है, तो यू नीड टू वेट। तो चलो लिमिट निकालते हैं, लिमिट। तो आपकी जीटीआई कितनी है? 122 लाख। उसमें से एलटीसीजी हटाइए 40 लाख। उसमें से एसटीसीजी ऑन शेयर हटाइए, है ही नहीं। और लॉटरी इनकम लिमिट में नहीं हटता। देखो यार, ऐसे घबराओ मत, ये देखो लिमिट से लॉटरी इनकम नहीं हटता, ठीक है। तो अब आपको डिडक्शन हटा देने अपने 2,25,000 के। तो अब आपकी लिमिट हो गई 120 माइनस 40 80 79.75। कंफर्म कर दो चल। $79.75 का 10%, यानी आप मैक्सिमम डोनेशन दे सकते हो 7,97,500, और आपने डोनेशन दे दिया 8 लाख, है ना। तो यहां पे पूरा ले लो 1 लाख, और यहां पे ले लो 6,97,500 का 50%। 6,97,500 का 50%, 348,750। आपका टोटल डिडक्शंस बन गया 2, 2, 4, 5 8,48,750। आपका लिमिट था 7,97,500, डोनेशन था 8 लाख। 8 लाख में से हमने इस 797 में से 1 लाख यहां लिया और 697 यहां लिया, ठीक है। और आपका डिडक्शन यहां पे हो गया 848,750। टीआई निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्या था? एटीजी। एटीजी के बाद आते हैं एटीजीजी। इसका हमने कोड बनाया घर घर। एटीजीजी कहता है कि यदि आप इंडिविजुअल है, आप ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो। 4 कंडीशन कौन कौन सी? नंबर 1, आप कोई 23 में बेनिफिट क्लेम नहीं कर रहे हो, 23(2) में कोई बेनिफिट क्लेम नहीं कर रहे हो।
यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड का हाउस का बेनिफिट नहीं ले रहे हो, अनऑक्यूपाइड हाउस का बेनिफिट नहीं ले रहे हो, आपको कोई एचआरए नहीं मिल रहा है, आप रेंट पे करते हो, और जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया में आप लोग के पास कोई घर नहीं है, ना आपके पास, ना आपके स्पाउस के पास, ना आपके माइनर के पास, ना आपके पास, ना आपके स्पाउस के पास, ना आपके माइनर के पास, ना आपके एचयूएफ के पास जिससे आप करता हो। यदि आप ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे तो आपको डिडक्शंस मिलेगा। हाउ मच? मिनिमम ऑफ 3। अब ये एचआरए की तर्ज पे है। नंबर 1, 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। नंबर बी, 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ। और नंबर सी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। इन तीनों में से जो लोअर होगा उसका आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। ये मुझे लगता है रन इन सम में नहीं पूछना चाहिए, इन दिनों में बहुत वर्षों से रन इन सम में नहीं पूछा, एमसीक्यू में पूछ सकता है। एडजस्टेड जीटीआई मतलब जीटीआई, ध्यान देना भाई, माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर माइनस ऑल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एक्सेप्ट एटीजीजी। यहां पे भी लॉटरी नहीं है, ठीक है। एटीजीजी का हमने कोड बनाया घर घर। अब आइए एटीजीजीए, फिर से आते हम लोग कौन से ट्रैक पे? डोनेशन के ट्रैक पे। एटीजीजीए क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बीच में एक बात मैं बस ऐसे बता दूं कि हमें पढ़ते हुए अभी 1 घंटे भी नहीं हुए, है ना। एटीजीजीए क्या कहता है? सर हमने कोड बनाया गांव घूम आया। आप वो बंदे हो, ये पहली बात, ये सेक्शन सब पे लगता है, ध्यान देना, सब पे लगता है। बस इकलौती कंडीशन है, हुआ नॉट हैविंग पीजीबीपी। पीजीबीपी यदि है तो आपको ऊपर एटीजीजीए नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जो डिडक्शंस है वो पीजीबीपी में सेक्शन 35 में 35 सीसीसी में मिल जाते हैं, तो डबल डिडक्शंस देके क्या फायदा। तो यदि आप बिजनेस करते हो तो जो यहां मिलता है वो सेक्शन 35 में मिल जाएगा। कंडीशन, आपने साइंटिफिक रिसर्च लिए कोई कंट्रीब्यूशन दिया है, आपने सोशल रिसर्च लिए कोई कंट्रीब्यूशन दिया है, आपने स्टैटिस्टिकल रिसर्च लिए कोई कंट्रीब्यूशन दिया है, आपने सोशल अपलिफ्टमेंट लिए कोई कंट्रीब्यूशन दिया है, आपने रूरल डेवलपमेंट लिए कोई डोनेशन दिया है, तभी तुमने नाम रहा है गांव घूम आया। अरे गांव घूम के आओगे तभी तो रूरल डेवलपमेंट करोगे। आपने पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए कोई डोनेशन दिया है। अच्छा, कोई डोनेशन दिया मतलब गांव तो आप और हम भी जाते हैं तो वहां पे डोनेशन भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है अपने हाथ से, वो नहीं आता यहाँ पे डोनेशन टू स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे गांव में जाके पैसे बांट के आओगे, डिडक्शन थोड़ी मिलेगा। तो जितना आपने डोनेशन दिया, अच्छा कैश डोनेशन मैक्सिमम 2,000, ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, चाप दिया एकदम। कैश डोनेशन मैक्सिमम 2,000, डिडक्शन इतना मिलेगा, डिडक्शन 100% ऑफ डोनेशन। नहीं तो पहले जिसको समझ में आता वही बोलता हम डोनेशन दिया है, कैश में दिया है, कैश डोनेशन चाप दिया, मैक्सिमम 2,000। नाम क्या था? गांव घूम आया। ध्यान रखना, नॉट एप्लीकेबल टू दोज हु आर अर्निंग पीजीबीपी इनकम। ओके, अब आइए एटीजीजीबी जीजीसी जो इस साल एग्जाम में फंसेगा, क्योंकि इसमें क्या बात हो रही है? इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही है, जो कि अब देश में बैन हो गया है। लेकिन इस साल तो इलेक्टोरल बॉन्ड में करोड़ों का पैसा इधर उधर हुआ है ना, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में फंसेगा। बड़ी कंपनी, बड़ा डोनेशन, इलेक्टोरल बॉन्ड, टू whom it is applicable? It is applicable to all
GGB is applicable to Indian company and GGC is applicable to all other than Indian company and local authority. So this is applicable to all excluding local authority, है ना. कंपनी है तो 80GG में चले जाओ, इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म है तो 80GG में आ जाओ. कंडीशन क्या है ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. आपने डोनेशन दिया टू पॉलिटिकल पार्टी, आपने डोनेशन बाई चेक दिया है, बाई अदर देन कैश. कैश वाला डोनेशन यहां पे एकदम भी कवर नहीं है सर. 2000 तक, 2000 भी कवर नहीं है, 2000 भी यहां पे कवर नहीं है. 1 रुपए का कैश डोनेशन नहीं दे सकते आप. डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, या फिर आपने डोनेशन दिया है इलेक्टोरल ट्रस्ट को, और या फिर आपने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, इलेक्टोरल बॉन्ड, या फिर आपने एडवर्टीजमेंट विद पॉलिटिकल पार्टी किया है. इनमें से आपने कुछ भी किया है, एडवर्टीजमेंट विद पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल बॉन्ड, डोनेशन टू इलेक्टोरल ट्रस्ट या डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, कुछ भी कैश में नहीं हो सकता अदर देन कैश. कुछ भी कैश में नहीं हो सकता. तो भैया जितना भी आपने इन सब पे खर्च किया है 100% ऑफ डोनेशन आपको डिडक्शंस मिल जाएगा. सिंपल, ठीक है. हमने इसका कोड बनाया, गधे घोड़े चराओ, गधे घोड़े चराओ. जब इलेक्शन आता है ना तो लोग गधे और घोड़ों की तरह लड़ते हैं आपस में. हाँ, एक दूसरे के ऊपर क्या क्या नहीं बोल देते लोग. तो हमने इनका नाम रख दिया गधे घोड़े चराओ. 80GG B GGC के बाद आते हैं जी सीरीज खत्म. अच्छा, जी सीरीज में तुमने ध्यान दिया, जी में एक ये GG पता नहीं कहां से आ गया. अदरवाइज जी, GGA और GGB GGC ये सब डोनेशन से रिलेटेड थे और ये सब एप्लीकेबल टू ऑल थे. ये बीच में जीजी है ना, कभी कभी पीयर आ जाती है, क्या करे. और जब ये पीयर आ जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं देखो इंडिविजुअल आया है, क्योंकि जीजी तो इंडिविजुअल ही है जी ना. हाँ, तो जीजी इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, बाद बाकी जी सीरीज सारा का सारा एप्लीकेबल टू ऑल. जय हो अपनी अपनी जीजिया. आगे बढ़े. जी के बाद A B C D E F G H I J K 80JJ में आते हैं, 80JJ में आते हैं. इसका हमने कोड बनाया जीव जंतु आजमाओ. कोड देख रहा है, इतने पे शिद्दत से बनाया हुआ है. और तुम लोग की हिंदी अच्छी नहीं है, नहीं तो मैं लिखता जीर्ण जंतु आजमाओ. जीर्ण मतलब गला सड़ा. एंड इट इज एप्लीकेबल टू बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को प्रोसेस करके बायो फर्टिलाइजर बनाते हो, बायोगैस बनाते हो, तो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हो. सफाई भी और कमाई भी, प्रोडक्शंस भी. एप्लीकेबल टू ऑल, कोई भी आ जाओ भाई. कंडीशन क्या है, आपने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को प्रोसेस किया और आपने उसको प्रोसेस करके क्या बनाया, बायोगैस, बायो फर्टिलाइजर. तो हमने बोला यार क्या नेक काम किया यार, तुमने तो आपदा में अवसर ढूंढ लिया. चलो हम तुम्हें डिडक्शंस देते हैं. कितना? 100% ऑफ योर इनकम. जितना कमाया सब का सब इनकम डिडक्शंस फ्रॉम सच बिजनेस. इस बिजनेस से जितना कमाया सब का सब डिडक्शंस. मैक्सिमम 5 years. इसको आप बोल सकते हो टैक्स हॉलीडे. 5 साल तक टैक्स हॉलीडे, नो टैक्स.
कोड था जीव जंतु आजमाओ। 5 साल के बाद डिडक्शन हट गया, नॉर्मल टैक्सेबल, नॉर्मल बिजनेस की तरह। 80JJAA कोड बड़ा पॉपुलर है, सेक्शन भी बड़ा पॉपुलर है। एग्जाम के लिए हमेशा इसको ध्यान रखना। कुछ बच्चे इसको टफ करते हैं, उनको DDD में उनका भरतनाट्यम शेष हो जाता है, वो वहीं तक खत्म हो जाते हैं। JJAA आते आते उनका तो बैटरी डाउन हो जाता है। तो भैया जी प्लीज ध्यान दो, JJAA आपके इंस्टीट्यूट का फेवरेट सेक्शन है। क्यों? क्योंकि ये न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम दोनों पे अप्लाई होगा, इकलौता ऐसा सेक्शन है। इसलिए JJAA को तो आत्मसार करना पड़ेगा, ठीक है। JJAA ज्यादा आदमी आओ। न्यू रिजीम ने सबको हटा दिया, इसको रख लिया क्योंकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग है। एप्लीकेबल टू ऑल, कोई भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो यार, क्या फर्क पड़ता है। हु आर सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट, यानी एकदम छोटे मोटे इंडिविजुअल को हटा दिया, मतलब भाई जिनकी टैक्स ऑडिट है वो सब इधर आ जाए। कंडीशन क्या है? कुछ नहीं, एक ही काम, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो। न्यू ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए आपका। ये न्यू ऑर्गेनाइजेशन कोई स्प्लिटिंग करके नहीं बनाया हुआ है। जैसे प्रयास कोचिंग सेंटर को लगा कि यार हम लोग तो 25-30 एम्प्लॉय रख सकते हैं, तो अपने काम करते 80JAA का डिडक्शन देते हैं। प्रयास तो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर सब पास हो चुका है। हमने बोला ठीक है, प्रयास कोचिंग सेंटर नाम हटाओ, अपने एक नया नाम रख देते हैं, कोशिश कोचिंग सेंटर। और कोशिश कोचिंग सेंटर हमने बना दिया, और सारा यहीं का बेंची टेबल फर्नीचर ऑफिस सब वही है। लिटरली खाली प्रयास सामने से नाम हटा है और बन गया कोशिश लीजिए। और पेपर वर्क करने में चार्टर अकाउंटेंट एक्सपर्ट होता है। पेपर में दिखा दिया, प्रयास ने अपना सारा बिजनेस कोशिश को बेच दिया। तो लोग बोले ये कौन सा नया ऑर्गेनाइजेशन है भाई, इसका डिडक्शंस नहीं मिलेगा। इट मस्ट नॉट बी स्प्लिट अप और रिन्यूअल या रीऑर्गेनाइजेशन करके आप नहीं बना सकते। न्यू बिजनेस होना चाहिए, जेन्युइनली न्यू बिजनेस कंडीशन। सीए रिपोर्ट लगा देना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसका कैलकुलेशन होता है। सीए रिपोर्ट अटैच कर देना, और न्यू एम्प्लॉयमेंट तो है ही कंडीशन। आपके जो एम्प्लॉय होने चाहिए ना, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होने चाहिए। मतलब एम्प्लॉय कौन, मैं बताता हूं एम्प्लॉय कौन। इसको उन्होंने नाम दिया रेगुलर वर्कमैन। ये रेगुलर वर्कमैन कौन है ये बता रहा हूं। जिनकी सैलरी 25,000 पर मंथ के अंदर है, इससे ज्यादा उनकी सैलरी नहीं है। जो आरपीएफ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब परमानेंट एम्प्लॉय है, मतलब नो कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर पीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, ओके। और मिनिमम 240 डेज वर्किंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करो। सैलरी 25,000 से कम, पीएफ में पार्टिसिपेट करना है, और मिनिमम 240 डे की वर्किंग होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 240 दिन की 150 डेज की अलाउड है 3 बिजनेस में, FAL में। एल मतलब तो लेदर इंडस्ट्री याद है मुझे, और एफ मतलब फुटवियर है, और ए मतलब वियरिंग एपरल। तो इन सब में यदि आप इस इंडस्ट्री में हो, फुटवियर लेदर एंड एपरल मोटा मोटी एक जैसे ही है, इन बिजनेस में यदि आप हो तो मैक्सिमम 150 डेज, अदरवाइज 240 डेज। यदि आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दो तो फर्स्ट ईयर जितना आप भी आपने वेजेस दिया है उसका 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सेकेंड ईयर जितना भी आपने वेजेस दिया उसका 30%, थर्ड ईयर जितना भी आपने वेजेस दिया उसका 30%, फोर्थ ईयर से डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये जो वर्ड है ना एडिशनल वेजेज, ये पहले साल तो कोई रेलिवेंट नहीं है। पहले साल तो जो भी वेजेज है नया वेजेज है। अगले सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। सपोज
पहले साल मेरे पास 200 एम्प्लॉय थे, तो 200 रेगुलर वर्कमैन थे, तो 200 रेगुलर वर्कमैन की जितनी भी वेजेस है उसका मुझे 30% डिडक्शन मिल जाएगा। सेकेंड ईयर मैंने कोई भी नया वर्कर नहीं रखा, वही 200 है, तो सेकेंड ईयर आपको डिडक्शन से नहीं मिलेगा। सेकेंड ईयर देयर मस्ट बी एडिशनल वेजेस। तो सर सेकेंड ईयर हमने 40 को हटाया था और 40 को नया रख लिया, तो इसको तो रिप्लेसमेंट बोलते हैं। पहले तो 200 के 200 ही, नो डिडक्शन। सेकेंड ईयर यदि आपने 220 इंप्लॉय रख लिए, तो ये जो 20 इंप्लॉय एक्स्ट्रा है ना, 20, खाली उसी का यहां पे डिडक्शन मिलेगा सेकेंड ईयर, सिर्फ 20 वर्कर का। दैट इज व्हाई इट इज द वर्ड एडिशनल वेजेस, जिसका फर्स्ट ईयर में कोई रेलिवेंस नहीं है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में बहुत रेलिवेंस। बात क्लियर? अब सपोज थर्ड ईयर आपके पास 220 ही रह गए, तो फिर कोई डिडक्शन नहीं। अब थर्ड ईयर सपोज आपने 250 कर दिए, तो जो 30 नए वर्कर रखे ना, उसकी वेजेस का 30% डिडक्शन आपको मिलेगा। सिर्फ इंक्रीमेंटल एम्प्लॉयमेंट का डिडक्शन मिलेगा। यदि आपने सपोज फर्स्ट ईयर मिस्टर ए को अपॉइंट किया है ऑन 1 सितंबर, आपका होटल का बिजनेस है, 1 सितंबर को आपने अपॉइंट किया, तो ऑब्वियसली 7 महीना काम किया, तो 210 दिन के अप्रोक्सीमेटली काम किया, 240 दिन हुआ नहीं, तो इस साल इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। और अगले साल इसका डिडक्शन इसलिए गवर्नमेंट मना कर सकती है कि यार ये तो एडिशनल वर्कर नहीं है, ये तो तेरा पुराना वर्कर है, तो लॉ बोलता है ऐसा नहीं होगा। जो वर्कर यहाँ पे काउंट नहीं हुआ है वो यहाँ के लिए एडिशनल वर्कर ही माना जाएगा। तो इस मिस्टर ए का फर्स्ट ईयर में डिडक्शन नहीं मिला तो क्या हुआ, सेकेंड ईयर मिल जाएगा। सो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर मिल जाएगा। थर्ड ईयर कैसे मिल जाएगा? थर्ड ईयर का एडिशनल वर्कर थोड़ी है ये, सिर्फ सेकेंड ईयर मिलेगा। बात क्लियर? फोर्थ ईयर में तो डिडक्शंस मिलेगा ही नहीं, सोच क्यों रहा है? फोर्थ ईयर में नो डिडक्शंस। ये सेक्शन सिर्फ 3 साल के लिए है, ज्यादा आदमी आओ। यह बहुत पॉपुलर सेक्शन है और बहुत पॉपुलर एक वैरायटी का समझाता, वो देख लो। दिया हुआ है कि एच लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 4 कैटेगरी के एम्प्लॉय इस साल अपॉइंट किए। अपॉइंटमेंट यहां पे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अपॉइंट किए? सपोज 100, 80, 90, 60। नेचर ऑफ वर्कमैन क्या है भैया? ये कैजुअल वर्कर है, बात ये सब पीएफ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो कैजुअल है वो तो ऐसे ही आउट हो गए। सैलरी भी बता दीजिए, तो इसकी सैलरी है 10,000, इसकी सैलरी है 40,000, इसकी सैलरी है 22,000 और इनकी सैलरी है 17,000। कब अपॉइंट हुआ ये भी बता दीजिए। नंबर ऑफ डेज अपॉइंटमेंट, तो भैया ये हुआ 365 दिन के लिए, ये हुआ 300 दिन के लिए, ये हुआ 210 दिन के लिए और ये हुआ 270 दिन के लिए। या इसको ऐसे बोल देते, ये अपॉइंट हुए 1 अप्रैल को, ये अपॉइंट हुए 1/7 को, ये अपॉइंट हुए 1/8 को और ये अपॉइंट हुए 1/11 को। आपको बताया जा रहा है कि बताइए कितना 80 से डबल ए का डिडक्शन मिलेगा। तो ऐसे समझ आते ना, एमसीक्यू माना चाहिए समझ। फाइनल लेवल पे तो पक्का एमसीक्यू का आएगा, इंटर में हो सकता है 3 नंबर का पूछ ले। इसमें आउट करते हम लोग, ये कैजुअल है, ये आउट हो गया इस कारण से। इसकी सैलरी 25,000 से ज्यादा ही आउट हो गया, पूरा का पूरा सीरीज ही आउट हो गया। ये 1/11 को अपॉइंट हुआ है, मतलब ये तो हार्डली 5 महीने काम किया। 5 महीना काम किया मतलब 240 दिन की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं, ये इस साल तो आउट हो गया। ये 1/8 को अपॉइंट हुआ है, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीना काम किया। कैलकुलेशन करेंगे 240 दिन से ज्यादा ही आएगा, तो ये एलिजिबल क्राइटेरिया है। तो डिडक्शन कितने वर्कर के लिए मिलेगा? 90 वर्कर के लिए। कितनी सैलरी? 22,000 सैलरी। कब ज्वाइन किया? 1 अगस्त। तो 8 महीने काम किया, यानी इतना आपने बेसिस दिया, इसका एमसीक्यू आंसर। सम पढ़ने में टाइम लगा, आंसर नहीं आ गया। 80 डबल से डबल ए के बाद आता है। थैंक यू नेहा।
आगे बढ़ते 80 और कुछ पता चल रहा है कि साउंड में कोई डिस्टर्बेंस है तो प्लीज आओ ब्रेक ओवर आओ ब्रेक ओवर हेलो हेलो ऑल ओके ना माइक का आवाज आ रहा है हाँ मेरा आवाज इतना तेज था 80 डबल से डबल ए के बाद हम लोग आते हैं 80 जे के एल ए 80 एल ए में इसका हमने कोड बनाया लोन्स एंड एडवांसेस लोन्स एंड एडवांसेस भैया सिर्फ बैंक में ही होता है ठीक है इसका एक और कोड बना सकते हो लीज ऑफ एयरक्राफ्ट आओ लीज ऑफ एयरक्राफ्ट क्या बोल रहा है सेक्शन ये सेक्शन बोल रहा है कि दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल जिनका यदि वो शेड्यूल्ड बैंक है तो बढ़िया बात यदि वो फॉरेन बैंक है तो भी बढ़िया बात बस उनका होना क्या चाहिए उनका सेज में एक बैंकिंग यूनिट होना चाहिए दे मस्ट हैव अ बैंकिंग यूनिट इन अ सेज must have a banking unit in Sage इसको पसंद नहीं आएगा हाँ चिंता मत करना तो आपको डिडक्शंस मिल जाएगा फर्स्ट 5 years 100% ऑफ इनकम ऑफ सच यूनिट अपनी भाषा में बोलूं क्या अरे यूनिट के चक्कर में मत पड़ो आप पीएनबी हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो एक्सिस बैंक हो कोई भी हो even I feel so आप बैंकिंग यूनिट हो प्लीज कंफर्म साउंड ठीक हो गया प्लीज कंफर्म साउंड हेलो हेलो आई होप ऑल ओके अभी सब ठीक है
तो आप शेड्यूल्ड बैंक हो और आपका कोई सेल्स में बैंकिंग यूनिट है, तो उस बैंकिंग ब्रांच से आपने जितना भी कमाया 100% आपको डिडक्शंस मिलेगा। 100% पहले 5 साल और नेक्स्ट 5 साल 50%। नेक्स्ट 5 साल 50% आपको डिडक्शंस मिलेगा। इरिटेशन का हद है। नेक्स्ट 5 ईयर्स आपको 100% नहीं 50% डिडक्शंस मिलेगा। लेकिन यदि आप अच्छा, ये इतना सही था। हाँ, एक पार्ट इसका 2 पार्ट है। पहला पार्ट था ATLA का कि आप बैंकिंग यूनिट हो, आपने सेल्स में कोई ब्रांच खोली है, तो उस ब्रांच से आपको जितनी भी इनकम आएगी उसका 100% डिडक्शन फर्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स 50%। इसके अलावा यदि आपने क्या था वो IFRS, क्या नाम, IFSC, पूरा फुल नाम बताना भाई इसका, बैटरी रूल हो गया अपना। तो यदि आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में सेंटर का यूनिट है, सेल्स में आपने खोला है, तो इससे जितनी भी इनकम आपको मिलेगी पहले 15 में से 10 साल तक 100% टैक्स हॉलीडे। ऐसे समझो ना, 2 पार्ट है। करना जो भी है सेल्स में ही करना है, या तो आप बैंक हो या फिर आप IFSC हो। बैंक को सेल्स में यूनिट खोला, बहुत अच्छी बात है। IFSC हो, सेल्स में यूनिट खोला, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 5 साल 100% इस यूनिट की जितनी भी इनकम आई, और 5 साल 50%, और यहाँ पे 10 साल 100%। और कौन से 10 साल, तुम्हारी चॉइस थे 10 साल। पहले 15 में से कोई भी 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स आपको डिडक्शंस मिल जाए। IFSC के साथ एक पॉइंट और है, यदि इन्होंने अपने लीज एयरक्राफ्ट को सेल किया है, सोल्ड टू डोमेस्टिक कंपनी, तो उससे भी जो इनकम आएगी 100% डिडक्शंस मिल जाएगा। इसलिए मैंने इसका नाम रखा लीज एयरक्राफ्ट या लोन्स एंड एडवांस। ठीक है। ATLA के बाद आते हैं IJKLM, ATM, एप्लीकेबल टू कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनी। एक डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड लेके डिविडेंड देती है। व्हाट आर दे डूइंग? डिविडेंड लेके डिविडेंड दे रही है। तो जितना भी इन्होंने डिविडेंड लिया, डिविडेंड रिसीव्ड, और जितना भी इन्होंने डिविडेंड दिया, डिविडेंड गिवन, इन दोनों में से जो लोअर है उतने का डिडक्शंस मिल जाएगा। डिडक्शन शैल बी लोअर ऑफ 2, शैल बी लोअर ऑफ 2। यानी सपोज आपकी डोमेस्टिक कंपनी का PL ऐसे है कि डिविडेंड क्रेडिट साइड में है 90 लाख, और डिविडेंड बिलो दी लाइन है 140 लाख। तो आपको डिविडेंड रिसीव्ड हुआ 90 लाख और डिविडेंड आपने दिया है 140 लाख, आपको डिडक्शंस मिल जाएगा 90 लाख का। इतना लंबा? यस, इतना लंबा। ठीक है। ATM, M का हमने कोड ऐसे बनाया, डिविडेंड लिया, डिविडेंड दिया, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड गिवन, M।
रिटर्न के पहले तो डिविडेंड ऐसे भी लग जाएगा, 30 सितंबर तक आपकी एजीएम होते पास हुए। 80 एम के बाद IJKLMNOPQRST QQB। 80 QQB क्या कहता है कि आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, आपने कुछ अच्छी किताबें लिखी है, मतलब यू हैव रिटन बुक, यू आर ऑथर और यू आर को ऑथर, आपने बुक लिखी है। ऑब्वियसली ये बुक है ना, स्कूल टेक्स्ट बुक नहीं होनी चाहिए, पैम्पलेट नहीं होना चाहिए, मैगजीन्स नहीं होनी चाहिए, जेन्युइन किताब होनी चाहिए। मैगजीन, पैम्पलेट, स्कूल टेक्स्ट बुक ये सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपको रॉयल्टी मिला है तो आपको डिडक्शंस मिलेगा, रॉयल्टी और 3 लाख विच एवर इज लोअर। और ये जो आपकी रॉयल्टी है ना, दिस कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द वैल्यू। यदि आपकी रॉयल्टी 15% से ज्यादा है, 20% आपको रॉयल्टी मिल रहा है, तो फिर हम लोग इसको 20% से 15% पे रिड्यूस कर देंगे। जैसे सपोज एच रिसीव्ड रॉयल्टी एट द रेट 20%, 4 लाख, बढ़ा दे, कम कर देते, एट द रेट 20%, 3 लाख। तो हम लोग बोलेंगे 20% तो मिलना नहीं है, 15% के हिसाब से बताओ। तो 3 लाख पे 20%, तो 15% पे कितना, 225। तो आपको डिडक्शंस मिलेगा 2.25 लाख। ठीक है ना कैलकुलेशन? आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, आप ऑथर हो, को ऑथर हो, आपने किताबें लिखी है, जितना भी आपको रॉयल्टी मिलता है उतने का डिडक्शंस मैक्सिमम 3 लाख का, और रॉयल्टी कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द सेल वैल्यू। कोड आपको पता है, क्वालिटी बुक्स। ओके, अब आइए 80 RRB। हमने इसका कोड बनाया, रेसिडेंट रचना बनाओ, रेसिडेंट रचना बनाओ। रचना मतलब क्रिएशन, क्रिएशन तेरी एक रजिस्ट्री होती है, पेटेंट, तो इट इज कनेक्टेड विद पेटेंट। टू whom it is applicable? It is applicable to resident individual. कंडीशन, अच्छा रेसिडेंट रचना बनाओ दिया हुआ था, हाँ। कंडीशन, आप पेटेंटी हो या को पेटेंटी हो, यानी आपने कुछ इन्वेंशन किया है। अच्छा इसमें नई बात हो तो QQB में नहीं था, आपका पेटेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड। किताब में नहीं बोला हुआ है कि आपकी किताब का कॉपीराइट हो जाना चाहिए, नहीं, यहां पे बोला हुआ है योर पेटेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड। आपको रॉयल्टी मिलती है नॉट एज ए परसेंटेज ऑफ वैल्यू, तो 15% वाली बात ही नहीं रही यहां पे। तो आपको डिडक्शंस मिलेगा सेम, रॉयल्टी और 3 लाख विच एवर इज लोअर। ये क्या था, RRB। RRB के बाद आइए TTA, थोड़ी थोड़ी आमदनी, सेविंग अकाउंट, थोड़ी थोड़ी आमदनी, सेविंग अकाउंट। लेकिन इसका बेस्ट कोड है 210 आमदनी, आमदनी। 2 मतलब इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल HUF। कंडीशन आमदनी होनी चाहिए, यू हैव इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। आपको डिडक्शंस मिलेगा जितना इंटरेस्ट आपने कमाया और 10,000 विच एवर इज लोअर। सिंपल।
एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचयूएफ, नॉट सीनियर सिटीजन। तो ये सीनियर सिटीजन के लिए दूसरा सेक्शन है। और जब आप सीनियर सिटीजन में टीटीबी ले रहे हो तो फिर टीटीए नहीं ले सकते। अगला सेक्शन है 80 टीटीबी, थोड़े थोड़े बुजुर्ग, एप्लीकेबल टू सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन मतलब आप समझते हो रेसिडेंट प्लस 60 ईयर्स और मोर। कंडीशन, आपका एफडी से कोई इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा, ये सेविंग अकाउंट है ना, बैंक का भी हो सकता है, पोस्ट ऑफिस का भी हो सकता है। हाँ, आपका एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है, आपका पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट आ रहा है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो बैंक अकाउंट, चाहे वो एफडी अकाउंट हो, चाहे वो नॉर्मल बैंक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, और चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो। इनमें से कोई भी आपको इंटरेस्ट इनकम दे रहा है तो डिडक्शंस मिलेगा इंटरेस्ट सो अर्नड और 50,000 विच एवर इज लोअर। हाँ, टीटीबी 50,000 का डिडक्शंस। 50,000 का डिडक्शंस। टीटीए टीटीबी को मिला के एक नोट दिमाग में रख लेना कि पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट 3,500 तक तो ऐसे एग्जम्प्टेड होता है। 3,500 ही ना भाई, चेक कर ले पर 3,500 तक तो ऐसे ही एग्जम्प्टेड होता है। 3,500 से ज्यादा का इंटरेस्ट हुआ तो जाके आप डिडक्शंस क्लेम करिएगा। 3,500 तक का है तब तो टैक्सेबल ही नहीं है, तो डिडक्शंस क्यों चाहिए? ठीक है। ATU, ATU एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल। आप हैंडीकैप हो, अनफॉर्चुनेटली आप डिसेबल हो, आपको डिडक्शंस मिलेगा 75,000, और सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000। अब ATU को ATDD के साथ पढ़ना चाहिए। यहां पे आप खुद हैंडीकैप्ड है और यहां पे आपका रिलेटिव हैंडीकैप्ड है, डिपेंडेंट रिलेटिव। ये भी रेसिडेंट के ऊपर, ये भी रेसिडेंट के ऊपर। ऑब्वियसली ये खुद है तो इंडिविजुअल, ये रिलेटिव है तो इंडिविजुअल और एचयूएफ। डिडक्शन 75,000, 75,000। सीवियर डिसेबिलिटी है 1.5 लाख, सॉरी 1.25 लाख, 1.25 लाख। लेकिन यदि एक ही हैंडीकैप्ड है और वो खुद अपने लिए ATU क्लेम कर रहा है और उसके पप्पा उसके लिए ATDD क्लेम कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे भाई मजाक हो गया क्या, हैंडीकैप्ड हो गया, क्या बात है, बाप बेटे सब लग गए एक के पीछे ही। ऐसे नहीं चलेगा। यदि हैंडीकैप्ड अपनी फाइल में ATU क्लेम कर लिया है तो उसका रिलेटिव उसके लिए ATDD क्लेम नहीं कर सकता। बात क्लियर? यदि हैंडीकैप ने अपने खुद के लिए ATU क्लेम कर लिया है तो उसके रिलेटिव उसके लिए ATDD क्लेम नहीं कर सकता। बात समझ लो, एक हैंडीकैप्ड है तो 75,000 से ज्यादा डिडक्शंस मिलेगा ही नहीं, किसी भी सूरत हाल में नहीं मिलेगा। एक ही हैंडीकैप्ड है तो आप सोचेंगे हम इधर भी ले लो उधर भी ले ले, होगा ही नहीं। 75,000 से बेसी का डिडक्शंस एक हैंडीकैप ले नहीं मिलेगा। एक छोटा सा इसमें मेरा टैक्स म्यूजिक है, वो सुन लो, बड़ा काम का है, ठीक है, और वो सुनने से काफी हद तक काम हो भी जाता है। ये लो तुम्हारे सामने आ गया। अच्छा, तुम लोग सबको बता दूं, उस माइक के डिस्टर्बेंस से मेरा 5 मिनट में हटा दूं तो मैंने डिडक्शन सिर्फ 1 घंटे 27 मिनट में किया है, और कितना प्यार से किया तुम लोग सब, इतिहास गवाह है इसका। तो हाँ, लिख लिख के प्यार से, जहाँ दरकार पड़ी थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स लेके। चलो आओ शुरू करते हैं। बस ये 5-7 मिनट का गाना सुनते हैं, फिर आज की छुट्टी। फिर कल की क्लास के बारे में बात करेंगे कि कल मेरा क्लास लेने का मन नहीं है, परसों क्लास है। परसों हम लोग करेंगे TDS, परसों मतलब 18 तारीख। 19 तारीख को क्लास नहीं है, बहुत ही पर्सनल रीजन है।
तो 19 तारीख को क्लास नहीं है मेरी अपनी, मतलब समझ ले, नहीं ले सकता, तुम समझ ले। और 20 तारीख को फिर नॉर्मल क्लास एज यूजुअल। टीडीएस मुझे लगता है नहीं है 8 क्लास में होगा, लेकिन जैसा आज पढ़ा है उस हिसाब से तो हो जाएगा यार, खतरनाक पढ़ा है आज मैंने। तो यदि टीडीएस 18 तारीख को हो गया तो 20 तारीख को टीसीएस। टीसीएस को हल्के में मत लेना, टीसीएस बहुत खतरनाक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 18 और 20 आने वाली 2 क्लास है जिसमें टीडीएस और टीसीएस होगा। अभी आ जाओ इसमें 1 2 3 4। धुन है सोनू तुझको मुझ पे भरोसा नहीं किया, ऐसा कुछ था गाना, अब तुम गाना ही भूल गया। अब मेरे को हाल ये पता है, स्टूडेंट तुझे डिडक्शन से डर लगता क्या, मेरे संग 5 मिनट आता क्या, कुछ भी नहीं है टफ टफ, चल मेरे संग भाई रट रट, एटीसी 2 जन 1.5 लाख, ट्रिपल सी 1 जन 1.5 लाख, सीसीटी एम्प्लॉयर 10%, एम्प्लॉय का भी 10%, सी में 2 जन 1.5 लाख मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ और 1.5 लाख है, सीसीसी में 8 जन मतलब सिर्फ इंडिविजुअल है और 1.5 लाख है, सीसीडी एम्प्लॉयर 10%, एम्प्लॉय का भी 10%, सिंपल जा रहा है। स्टूडेंट तुझे डिडक्शन से डर लगता क्या, मेरे संग 5 मिनट आता क्या, कुछ भी नहीं है टफ टफ, चल मेरे संग भाई रट रट, एटीसी 2 जन 1.5 लाख, ट्रिपल सी 1 जन 1.5 लाख, सीसीडी एम्प्लॉयर 10%, एम्प्लॉय का भी 10%, सीसीएफ सीसीएच में सीसीएच करमवीर आवो, 100% डिडक्शन पावो, एम्प्लॉय ओल्ड रिजिम डिडक्शन, एम्प्लॉयर दोनों में डिडक्शन, सीसीएफ में अग्निवीर आ जाओ, 100% डिडक्शन पा जाओ, एम्प्लॉय ओल्ड रिजिम डिडक्शन सीसीडी 1 का, सीसीएच 1 का सिर्फ, ये सीसीएफ मिस्टेक है, हाँ सीसीएच है, करो कंट्री की हिफाजत, एच मतलब हिफाजत, एम्प्लॉय का सिर्फ ओल्ड रिजिम में डिडक्शन है, एम्प्लॉयर का दोनों रिजिम में डिडक्शन है। ATDMIP 25,000, मम्मी पापा का भी 25,000, ATDD हैंडीकैप को 75,000 लेस हो, डरावनी डरावनी बीमारियां 40 लेस किया, 40 लेस किया, ATEA लोन है, ऊंची पढ़ाई किया कौन है, इंटरेस्ट EI से देते, सारा डिडक्शन ले ले, ATG में सब डोनेशन दो, 50-100 का डिडक्शन लो, लिमिट में रहना सरकार जी, कैश डोनेशन 2000 ही, ATGG में आवो, रेंट का डिडक्शन पावो, 5,000 की लिमिट है, 25% तक सीमित है, ATGG ये सबको, बिजनेस वाले नो नो, सोशल वाला डोनेशन दो, सारा का सारा डिडक्शन लो, GGBGGC आवो, पॉलिटिकल पार्टी पटावो, सारा का सारा डिडक्शन लो, कैश डोनेशन नो नो, ATEA में आवो, पहला घर बनावो, वैल्यू 45 लाख की, डिडक्शन 1.5 लाख ही, ATEEB में बिजली कार, ऑफिस या घर की बिजली कार, लोन का इंटरेस्ट पे करो, 1.5 लाख के मजे करो, ATJJ में आवो, जीव जंतु अजमावो, फर्टिलाइजर की मुट्ठी, 5 साल की छुट्टी, JJAA सबको, टैक्स ऑडिट तेरी जब हो, 3 साल का कवरेज, 80% ऑफ वेजेज, 25,000 तक सैलरी,
पीएफ में रजिस्टर जरूरी, 240 दिन काम करो, हर साल वर्कर ऐड करो, 80 यूट्यूब भी रेसिडेंट को, मुंद्रा सर जैसा टैलेंट हो, किताबें लिखे जनाब जो, 3 लाख इनकम माफ हो, 80 आरआरबी में आवो, पेटेंट रजिस्टर करावो, रेसिडेंट इंडिविजुअल 3 लाख डिडक्शन पावो, 80 टीटीए में 2 जन, इंटरेस्ट का है डिडक्शन, सेविंग इंटरेस्ट होना चाहिए, 10,000 डिडक्शन पाइए, 80 LA में बैंक है, 10 साल का डिडक्शन है, दोनों में 10 साल का डिडक्शन है, या तो 5 साल 100% 50%, या फिर 15 में से 10 साल 100%। 80 LA में बैंक है, 10 साल का डिडक्शन है, सेज में बैंक होना चाहिए, ऑफशोर यूनिट होना चाहिए, ATM की कंपनी, देखो भाई डोमेस्टिक कंपनी, डिविडेंड लेके देती है, सारा डिडक्शन लेती है, ATU डिडक्शन पैक है, रेसिडेंट खुद हैंडीकैप है, 75,000 का डिडक्शन, देख भाई हट गया टेंशन, देख भाई हट गया टेंशन, स्टूडेंट तुझे डिडक्शन से डर लगता क्या, मेरे संग 5 मिनट आता क्या, कुछ भी नहीं, क्या लंबा सीरीज ऑफ पोएम, लेकिन सारे डिडक्शंस हमने इसमें टच किए हैं और ऑलमोस्ट अपडेटेड है, ऑलमोस्ट या पूरा ही अपडेटेड है। ऑनलाइन बच्चे यस रिमाइंडर द सॉन्ग, इसको दोबारा इसलिए नहीं गा रहा हूँ ना, इसको 7-8 बार नहीं, लंबा तक नहीं सुनिए, 7-8 बार गाने से काम करेगा, और जब ये है ही तुम्हारे पास यूट्यूब में तो 7-8 बार गला फाड़ते क्या मतलब है। लेकिन तुम्हारा ये ड्यूटी बनता है कि जाके यूट्यूब ड्रैग करके लास्ट में जाओ और इस डिडक्शंस के साथ आत्मसार हो जाओ, तो एग्जाम में ठीक ठीक बाउंस करेगा। 80 DM 80D में 2 जन, ऐसे 2 जन 1 जन सब वो काम करेगा वहाँ पे। यदि कन्फ्यूजन हुआ तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे पास, मेरी कोडिंग्स है, D में 2, पूरा D सीरीज ही 2 का है, पूरा E सीरीज ही 1 का है, E से 1 D से 2, और C में क्लोरा कहीं पे भी रेसिडेंट नहीं है, हर तरफ कुछ ना कुछ सपोर्ट है। एक सपोर्ट और देता हूँ फिर क्लास ओवर करता हूँ। स्टूडेंट डिडक्शंस में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ कहाँ रेसिडेंट है और कहाँ कहाँ नॉन रेसिडेंट है। ये उनकी परेशानी तब बढ़ जाती है जब नॉन रेसिडेंट का सम आ जाता है। एनआर का सम जब आता है ना, स्टूडेंट के हाथ पाँव सूख जाते हैं कौन सा डिडक्शंस देना है कौन सा नहीं देना है। तो डिडक्शंस या रेसिडेंट को बहुत लिमिटेड जगह है। 80 DD में डिजेबल डिपेंडेंट, 80 DDB में 2 देसी बीमार, 80 QQB में क्वालिटी बुक्स जो कि संजय मुंद्रा रेसिडेंट है, और 80 RRB रेसिडेंट रचना बनाओ। अब खींचने के बोल सकते तो 80 TTB में भी, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन पे एप्लीकेबल होता है, सीनियर सिटीजन तो रेसिडेंट ही होगा। खींचने के लिए बोल सकते तो 80M डोमेस्टिक कंपनी तो रेसिडेंट ही होगी। क्या दरकार है, सभी तो अपने आप ही दिमाग में क्रैक करेगा। ये 4 ध्यान रहेंगे क्या, कैसे ध्यान नहीं रहेंगे। 2 देसी बोला हुआ है, 2 देसी बीमार बोला हुआ है, ये दोनों जुड़वा सेक्शन है, और एक लिए मैंने बोल दिया रेसिडेंट रचना बनाओ, रेसिडेंट रचना बनाओ। तो इसके अलावा आप कोई भी सेक्शन देखो, ATC इंडिविजुअल HCF, ATCCC इंडिविजुअल, CCD इंडिविजुअल, CCE तो कोई सेक्शन ही नहीं है, CCH इंडिविजुअल, D इंडिविजुअल HCF रेसिडेंट कहीं नहीं है, DD रेसिडेंट, DDB रेसिडेंट, ऑब्वियसली इंडिविजुअल HCF, E इंडिविजुअल, EA इंडिविजुअल, EEB इंडिविजुअल, G ऑल, GG इंडिविजुअल, कहीं पे रेसिडेंट नहीं आ रहा है, GGA ऑल एक्सक्लूडिंग PGBP, GGB GGC ऑल, एक साथ ही रखते तो ऑल।
JJA all, JJAA all, QQB resident individual resident, RRB resident individual resident, TTA individual achieve 2, TTB senior citizen, you can say resident, LA all, UM domestic company, you can say resident, U resident. तो आपने ध्यान दिया यही सेक्शन है बस। अच्छा ATU और ऐड कर दो, इससे जुड़वा भाई, ATU तो जुड़वा भाई है। तो बात ये आपको सिर्फ ये 5 सेक्शन का ध्यान रखना है जिसपे रेसिडेंट वर्ड है, बात ये सब में ऑल है। सी इंडिविजुअल HUF दोनों पे अप्लाई होता है, ध्यान रखना। HUF का सम आ दिया तो, HUF का सम आ दिया तो सी तुम्हारे काम का है, डी तुम्हारे काम का है, डबल डी तुम्हारे काम का है, DDB तुम्हारे काम का है। CCC इंडिविजुअल पे लगता है, CCD CCH इंडिविजुअल पे लगता है, जी तो सबके काम का है, GGA सबके काम का है, GGB GGC सबके काम का है, JJA सबके काम का है, JJAA सबके काम का है, TTA सबके काम का है। HUF का सम आ दिया तो ये सारे सेक्शन काम आएंगे। कंपनी का सम आ दिया तो फाइनल वालों के लिए 80G से स्टार्ट करो, डोनेशन बिजनेस करेगी कंपनी, 80GGB में जाओ, JJAA में जाओ, JJAA में जाओ, 80LA में जाओ, 80M में जाओ, खत्म कहानी। ठीक है, तो आप कौन सा SSC का काम करो उससे पहले वो आप एक बार ये 5 सेक्शन का नाम लिख दो ना, खाली नाम लिखने से काम हो जाएगा। तो एक बार और कॉन्फिडेंस आएगा, इस तरीके से उस तरीके से। जो चीज़ टफ होती है उसको घुमा के अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ आती है। एक ही चीज़ तो बार बार पढ़ो देना, तो थोड़ा सा भी घुमा के सम दे दिया तो परेशान हो जाओगे। आज की क्लास यहीं पे ओवर, कल नो क्लास, परसों करेंगे TDS और 19 तारीख को नो क्लास, 20 तारीख को करेंगे TDS TCS। मस्ती मारो, आज की क्लास कैसी रही व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, ताकि जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, बच्चे की तरह यहाँ पे इतनी मेहनत हो रही है और वो बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनको बोलो कि ये जो सपना देख रहे हो ना कि अभी समय नहीं है, बाद में समय मिलेगा तो देख लेंगे, तो ये सपना ही रह जाएगा। इसलिए बेटर है कि जिस समय जो हो रहा है उस समय वो कर ले, बेसी अपनी शेड्यूल पे ना जाए। एक बार ग्रुप में डालो कि लाइव करना है और अभी कर लेना ही बेटर है।